वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू टोटल एग्जाम प्लस। ठीक है, आज जो है हम लोग रीजनिंग के पार्ट 2 वाली क्लास को लेके आ गए हैं। जैसा हमने पिछली क्लास में रीजनिंग के प्रीवियस ईयर्स के कुछ क्वेश्चंस को किया था, आज हम उनके आगे के क्वेश्चंस को करेंगे। और आज की क्लास के बाद ये पर्टिकुलर एक जो प्रीवियस ईयर का पेपर है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। तो आइए बिना टाइम को वेस्ट करते हुए हम अपने क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन कहता है कि भैया हमें ऑड वन आउट करके बताइए आप। तो ऑड वन आउट, देखिए सबसे पहले ये वाला है 85 और 136, दूसरा है 34 और 85, तीसरा ये है और चौथा ये है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो 85 जो है 17 से कट सकता है 5 टाइम्स में। ठीक है, ये कट सकता है 17 से। ठीक है, उसके बाद ये 17 से 2 टाइम्स में और ये 5 टाइम्स में। ठीक है, ये 17 से कट सकता है और ये भी 17 से कट सकता है। ठीक है, ये 17 से कट सकता है क्या? कोई मेरे को बताना चाहेगा कि क्या 17 से ये कट सकता है? तो नहीं, ये 17 से नहीं कट सकता। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? हम्म, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी। और ये ऑप्शन क्या है? 63 और 162। ठीक है, क्योंकि ये एक ऐसा पेयर है जो 17 से नहीं कट रहा है। तो देखिए यहाँ पे अब कहता है कि भैया क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। तो देखिए मैं आपको पहले वो डायग्राम बना के दिखा दूं कि डायग्राम क्या था। देखिए ये है 2 1 3, दूसरा डायग्राम है आपका 4 3 5, तीसरा डायग्राम है 2 3 क्वेश्चन मार्क। तो देखिए ये जो है एक डाइस का क्वेश्चन है। अब डाइस का क्वेश्चन करते समय ठीक है, आपको क्या ध्यान रखना होता है? आपको ध्यान रखना होता है कि क्या डाइस एक स्टैंडर्ड डाइस है या डाइस एक नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। ठीक है, तो दोनों में से आपको पता लगाना होता है कि अगर स्टैंडर्ड डाइस होता है तो स्टैंडर्ड डाइस के केसेस में हमेशा 1 के अपोजिट 6 आता है, 2 के अपोजिट 5 आता है और 3 के अपोजिट 4 आता है। ठीक है, स्टैंडर्डाइज में क्या होता है? स्टैंडर्डाइज में 1 के अपोजिट 6 आता है, 2 के अपोजिट 5 आता है और 3 के अपोजिट 4 आता है। लेकिन नॉन स्टैंडर्डाइज में ऐसा कुछ नहीं होता। तो नॉन स्टैंडर्डाइज कब होता है? तो नॉन स्टैंडर्डाइज तब होगा कि जब उसके दो विजिबल सरफेस का सम जो है 7 हो जाए। तो देखिए चेक करते हैं कि देखिए ये पहले 1 और 2 को जोड़ेंगे तो यहाँ होगा 3, यानी ये नहीं है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 4, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5, यानी पहला डाइज हमारा एक स्टैंडर्ड डाइज है। अगर 7 बनता है तो वो एक नॉर्मल डाइज हो जाता है, अगर 7 नहीं बनता तो वो एक स्टैंडर्ड डाइज हो जाता है। ठीक है, अब देखिए जैसे यहाँ पे आपने जोड़ा तो ये बन गया 7, यानी अब ये पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है एक नॉर्मल डाइस की तरह सॉल्व किया जाएगा, यानी एक नॉन स्टैंडर्ड डाइस की तरह सॉल्व किया जाएगा। तो देखिए आपको इसमें क्या करना है, आपको इसमें सबसे पहले तो ये देखना है कि देखिए ये वाला पेयर पॉइंट दोनों में कॉमन है, तो इसको यहां लिख लीजिए, इसको यहां लिख लीजिए। अब क्लॉकवाइज घूम के, ठीक है,
लिखिए, तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 5 और यहाँ पे 2, यहाँ पर आपको पता नहीं। तो देखिए इससे तो हम पता नहीं लगा सकते कि क्या आएगा, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम पहला और दूसरा वाला ले लेंगे। इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, तो यहाँ पे लिखा 3, यहाँ लिखा 3। तो 3 से क्लॉकवाइज घूमे तो पहले आएगा 1, आएगा फिर 2, इधर से घूमेंगे तो पहले आएगा 4, फिर आएगा 5। तो देखिए यहाँ पे ये जो इनके नीचे लिखे हुए हैं ये इनके अपोजिट नंबर है। तो देखिए 3 के अपोजिट 3 कैसे हो सकता है, 3 के अपोजिट 3 तो नहीं हो सकता ना। तो हम क्या करेंगे कि इस एक 3 को काट लेंगे और देखेंगे कौन सा नंबर मिसिंग है। तो 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, तो 6 रह गया, ठीक है। तो 3 के अपोजिट क्या है, 6 है। अब यहां पर जो है, यहां पर कोई भी एक ऐसा नंबर आ सकता है, ठीक है, जो इन दोनों के अपोजिट ना हो। तो देखिए 2 के अपोजिट क्या है, तो 2 के अपोजिट 5 है, तो यहां तो 5 तो नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद 3 के अपोजिट क्या है, 3 के अपोजिट 6 है, तो यहाँ 6 भी नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ क्या सकता है, तो यहाँ पे आ सकता है 1 और 4, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो देखिए 3 पहले इधर था, 3 घूम के इधर आया, ठीक है, यानी इन्होंने डाइस को इस तरीके से घुमा दिया, तो जिसकी वजह से 4 और 5 आया, ठीक है। फिर 3 को इसी सरफेस पे रखते हुए वापस से 2 को लाया गया है। तो जब वापस से 2 को लाया गया है तो सरफेस पे आंसर क्या आएगा हमारा, 1। हमारा आंसर क्या आएगा, 1। ओ सॉरी, 1 मिनट बेटा। अब देखिए, अब 3 को यहीं रखा गया है, 2 को ऐसे वो किया गया है, तो यहाँ पे 1 आ सकता है और 4 आ सकता है। तो 1 2 3 वाला पेयर पहले ही बन चुका है, 3 4 5 वाला पेयर बन चुका है। अब यहाँ पे 3 और 2 है, तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा हमारा, 4 आंसर हो जाएगा। तो हमारा जो बी वाला ऑप्शन है वो सही ऑप्शन होगा। आगे बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने ब्लैंक इसलिए छोड़ा हुआ है क्योंकि ये थोड़ा डायग्रामेटिकल क्वेश्चन। यहाँ कहता है कि आपके पास 2 डाइज है, इसको हम 3D ना बनाकर ऐसे वाई शेप वाला डाइज ले लेते हैं। कहता है यहाँ पे EAF है, यहां पर आपका DBE है। अब आपके पास है ऑप्शन A CED, ऑप्शन B FDE, ऑप्शन C DCB और ऑप्शन D EAB। आपको बताता है कि इसमें से, इन चारों में से कौन सा सही होगा, आपको ये बताना है। तो देखिए सबसे पहले जैसे ही ये अल्फाबेट्स आ जाते हैं एक नॉर्मल डाइस का क्वेश्चन बन जाता है। सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर नंबर और डॉट्स के अलावा कुछ भी पूछ लेता है डाइस में तो वो एक नॉर्मल डाइस का क्वेश्चन बन जाता है। तो नॉर्मल डाइस का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए देखिए आपको इन दोनों में कोई एक कॉमन फैक्टर दिख रहा है, तो कॉमन फैक्टर दिख रहा है जी ई, ठीक है। तो ई को लिखा यहाँ पे, ई को लिखा यहाँ पे। इसके बाद इसके क्लॉकवाइज घूमे, तो पहले वाले के क्लॉकवाइज घूमेंगे तो पहले आएगा एफ, फिर आएगा ए, और अगर इसमें घूमेंगे तो पहले आएगा डी, फिर आएगा बी। तो ये इनके क्या है, अपोजिट्स है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कौन सा अल्फाबेट गायब है, तो सी गायब है, तो ई को काट के हमने लिख दिया सी, ठीक है। तो ई के अपोजिट क्या हो गया हमारा, सी हो गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ चेक करिए, तो देखिए ई के अपोजिट सी है, तो ये इसके एडजेसेंट सरफेस पे कैसे आ गया, तो यानी ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो गया। यहाँ पे देखिए डी के अपोजिट एफ है या एफ के अपोजिट डी है, तो ये वाला भी गलत हो गया क्योंकि ये भी एडजेसेंट सरफेस पे आ गया। फिर यहाँ पे देखिए सी के अपोजिट ई है, दोनों में से किसी सरफेस पे नहीं आया। बी के अपोजिट ए है, इन दोनों में से किसी के सरफेस पे नहीं आया। और डी के अपोजिट एफ है, इन दोनों में से किसी के सरफेस पे नहीं आया, यानी यही वाला क्या है हमारा करेक्ट ऑप्शन है।
यहाँ पे था DCB। तो यही वाला क्या है हमारा करेक्ट ऑप्शन है। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, देखिए ये एक मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें सिंपल सी बोर्ड मास लगानी है आपको। यहां पर चीज को ध्यान रखते हुए कहता है कि प्लस का मतलब मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई का मतलब प्लस है, डिवाइड का मतलब माइनस है, माइनस का मतलब डिवाइड है। तो यहां पे चेंज करके ये बताओ कि कौन सा वाला सही है। तो देखिए सबसे पहले कहा है 345। अब माइनस का मतलब उन्होंने क्या बताया, डिवाइड 23। ठीक है, प्लस का मतलब क्या बताया उन्होंने, देखो प्लस का मतलब वहां पे बताया हुआ मल्टीप्लाई। ठीक है, 31। फिर मल्टीप्लाई का मतलब क्या बता रखा है, +108। और डिवाइड का मतलब बता रखा है -321। तो इसको सॉल्व करते हैं तो क्या 251 आता है। ठीक है, तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा हमारा, बोर्ड मास से सॉल्व करेंगे, सिंपल सा है ना। बोर्ड मास आप लोगों ने मैथ्स की क्लास में पढ़ा होगा। ठीक है, ब्रैकेट ओपन, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्सट्रैक्ट। ठीक है, तो बोर्ड मास से इसको डिवाइड, सबसे पहले डिवाइड किया जाएगा। तो सबसे पहले डिवाइड किया, तो डिवाइड करने के बाद कितना आया, तो 23 बन जा, और फिर या 11 और 5, तो 5 × 31। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 15 1 जा 15। ठीक है, और 15 3 जा 45, और 10। लेट मी चेक, 5 1 15 16। ठीक है, और 3 3 1 4 4 6 5। अब 4 6 5 में 108 को ऐड कर देना है आपको। तो ये हो जाएगा 3 7 5। इसमें से 3 2 1 को माइनस करेंगे तो 2 5 2। यानी पहला वाला ही ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। यानी पहला वाला ऑप्शन जो होगा हमारा सही ऑप्शन होगा। चलिए देखिए आगे बात करते हैं कि देखो यहाँ पे एक डायग्राम दिया गया था आपको कुछ इस तरीके का। ठीक, अब ये कहता है कि आपको इसमें बताने हैं कि भैया हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल्स कितने होंगे। ठीक है, तो जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन दिया जाएगा तो इसका एक फॉर्मूला होता है और एक शॉर्ट ट्रिक होती है। ठीक है, अब फॉर्मूला और शॉर्ट ट्रिक में क्या ज्यादा अच्छा है आप लोगों के लिए, तो आप लोग कोशिश करेंगे कि शॉर्ट ट्रिक को याद रखें, फॉर्मूले पे ना जाएं। तो शॉर्ट ट्रिक को याद रखते हुए आपको क्या करना है कि आपको जब भी स्क्वायर निकालना होता है तो लार्जेस्ट रो इनटू लार्जेस्ट कॉलम। ठीक है, इसी तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5, 5 कॉलम है और 2 रो है। तो 5 × 2 +4 × 1, इस तरीके से आपको करना है। तो ये हो गया 10 + 4, यानी कितना हो गया 14। तो 14 तो हो गए हमारे स्क्वायर्स। अब बात करते हैं रेक्टेंगल्स की। तो रेक्टेंगल्स निकालने के लिए क्या करना होता है, रेक्टेंगल्स निकालने के लिए पहले आपको क्वाड्रिलेटरल निकालना होगा। तो क्वाड्रिलेटरल निकालने का फॉर्मूला होता है 5 इंटू 5 × 2 +4 × 1 +3 +2
2 प्लस 1 कितना आया 10 प्लस ओ सॉरी सॉरी मैंने थोड़ा सा गलती कर दी बेटा ये बताने में आपको। देखिए जब क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मूला होता है उसमें क्या करना होता है इन सबका प्लस कीजिए तो 5 4 9 3 12 3 15 15 और इन दोनों का प्लस कीजिए इंटू 3 कितना हो गया 45 तो यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है 14 इंटू 45 इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्वाड्रिलेटरल इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर बड़ा वाला आ जाएगा। ठीक है चलिए आगे बात करते हैं हम। अब देखिए यहाँ कहता है स्टेटमेंट और कंक्लूजन के लिए कि ऑल डॉग्स आर कैट्स, ऑल कैट्स आर माइस, ऑल माइस आर ह्यूमंस। तो देखिए इनको बनाते टाइम हमें ना वेन डायग्राम का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ऑल डॉग्स आर कैट्स के लिए इस तरीके से बनेगा, ऑल कैट्स आर माइस के लिए इस तरीके से बनेगा और कहता है ऑल माइस आर ह्यूमंस तो इस तरीके से बनेगा। अब क्या ध्यान रखना है जब हम ह्यूमन से डॉग की तरफ जाएंगे तो ऑल वाले और सम वाले कंक्लूजन्स ट्रू होंगे और जब डॉग से ह्यूमन की तरफ आएंगे तो सिर्फ सम वाले कंक्लूजन्स ट्रू होंगे। तो देखिए कहता है कि ऑल डॉग्स आर ह्यूमंस। तो देखो उसने कहा कि ऑल डॉग्स आर ह्यूमंस। ठीक है तो ये कहता है कि भैया सारे डॉग कैट्स हैं, सारे कैट्स माइस हैं और सारे माइस ह्यूमंस हैं। ठीक है तो यानी कि ऑटोमेटिकली सारे डॉग्स ह्यूमंस होंगे, हमारा पहला वाला ट्रू हो जाता है। उसके बाद कहता है सम डॉग्स आर ह्यूमन। जब सारे डॉग्स ह्यूमंस हैं तो कुछ डॉग्स भी ह्यूमन होंगे। ऑल ह्यूमंस आर डॉग्स जैसा कि मैंने बताया जब डॉग से ह्यूमन की तरफ जाएंगे, ओह सॉरी उल्टा बता दिया मैंने आपको। सम और ऑल का रिलेशन यहां ट्रू होगा और यहां पे सिर्फ सम का रिलेशन ट्रू होगा। तो कहता है कि देखो जब सारे कुत्ते इंसान है तो सारे इंसान कुत्ते थोड़े ना हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे इंसान तो बड़ी प्रजाति है ना, इंसान ज्यादा है। देखो बड़ा वाला सर्कल किसका है, बड़ा वाला ये वाला जो सर्कल है हमारा ये ह्यूमंस को डिनोट करता है। इस वजह से ये थर्ड वाला जो ऑप्शन है ये हमारा गलत हो जाएगा। और कहता है कि कुछ इंसान कुत्ते हैं तो कुछ इंसान कुत्ते हैं, सही है। ठीक है तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा कि ओनली फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ फॉलोज, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक रो में रीना लेफ्ट से 10वें नंबर पे, लेफ्ट ऑफ पल्लवी हु इज 17th फ्रॉम द राइट एंड। ठीक है तो देखिए एक रो है, रो लिया हमने, ये है हमारा राइट, ये है हमारा लेफ्ट। तो आपको कभी भी ध्यान रखना है कि इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए आप अपने राइट को राइट मानेंगे, अपने लेफ्ट को लेफ्ट मानेंगे। ठीक है ताकि ये क्वेश्चन और अच्छे से क्लियर हो सके। ठीक है तो देखिए कहता है कि रीना पल्लवी के 10वें लेफ्ट पे बैठी है जो कि राइट हैंड से 17वें नंबर पर है। तो राइट हैंड से 17वें नंबर पर ये है, 17th पोजीशन पर कौन, पल्लवी, और पल्लवी के 10वें लेफ्ट पर बैठी है रीना। ठीक है अब रीना बैठी है, चलो बहुत बढ़िया। तो ये रीना की राइट हैंड से कितनी पोजीशन हो गई, 27th फ्रॉम राइट। ठीक चलिए आगे बात करते हैं कि फिर कहता है कि स्वाति 4th टू द राइट ऑफ रीना। ठीक है अब रीना से राइट की तरफ बढ़ेंगे तो रीना जो है जो 27वें नंबर पे है राइट हैंड साइड से, उसके 4 इधर यानी 23वें स्थान पर 23rd फ्रॉम राइट कौन बैठी है, स्वाति बैठी है, यानी उसको ऐसे डिनोट कर लेते हैं। अगर स्वाति लेफ्ट हैंड से
10th पोजीशन पर है। तो बताइए कि लड़कियां कितनी लड़कियां हैं। तो मैंने आपको टोटल का फॉर्मूला बताया था कि टोटल इक्वल्स टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। तो अब स्वाति की हमें एक तरफ से 23 मिल गए, एक तरफ से हमने राइट साइड से हमने 23 पता लगा ली, लेफ्ट साइड से 10 दी हुई है, -1 कर दिया तो कितना आया 33 -1 यानी 32। तो इसमें ऑप्शन में 32 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अब कहता है कि देखिए ये थोड़ा सा आया सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन। तो ABCDEFGH 8 लोग हैं, तो भैया 8 लोग हैं, सर्कल बना लिया, 8 लोग बना दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये लीजिए 8 लोग भी बना दिए। सेंटर की तरफ यानी सबका मुंह अंदर की तरफ है। ठीक है, अब कहता है कि E बैठा है G के, ठीक है, E एंड G ऑलवेज सिट्स नेक्स्ट टू ईच अदर, मतलब E और G हमेशा एक साथ बैठते हैं। तो मान लो अगर E यहां बैठा है तो G यहां भी हो सकता है, G यहां भी हो सकता है, क्योंकि ये आसपास में ही बैठते हैं। D सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ C। ठीक है, तो अगर हम C को यहां माने तो इसका थर्ड राइट, तो 1 2 3 यानी यहां बैठा है D। F सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ H। ठीक है, अब F जो है H के सेकेंड लेफ्ट में बैठता है, तो H के सेकेंड लेफ्ट में बैठने के लिए उधर उसे अगर मान लो हम H को यहां ले लेते हैं, ठीक है, ओहो राइट बोला है ना, तो इस तरफ बैठेगा तो हाँ ठीक, लेफ्ट, जो लेफ्ट के लिए सेकेंड लेफ्ट, अगर सेकेंड लेफ्ट आएगा तो ये तो नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पे H तो नहीं बैठेगा, तो सेकेंड लेफ्ट बैठाने के लिए H को यहां रखना पड़ेगा। तो अब यहां से देखोगे इस तरीके से, तो H के सेकेंड लेफ्ट में F बैठा है, यानी यहां पर F बैठा है। अब कहता है कि C नेवर सिट्स नेक्स्ट टू A, C A के अगल बगल नहीं बैठता है, वाइल D नेवर सिट्स नेक्स्ट टू G। तो उसने कहा कि G के बगल में D नहीं बैठता, तो G के बगल में D नहीं बैठता, तो यहाँ पे G वाला कॉन्सेप्ट हमारा गलत हो गया, यानी यहाँ पे G वाला कॉन्सेप्ट हमारा सही होगा। ठीक है, क्योंकि E और G बगल अगल बगल बैठते हैं। अब कहता है H इज नॉट द नेबर ऑफ D एंड C, तो H ना तो D का नेबर है ना ही C का नेबर है। ठीक है, तो उसे ना तो D का नेबर बनाना है ना तो C का नेबर बनाना है। ठीक है, तो देखो D का नेबर तो नहीं बन रहा लेकिन C का नेबर बन रहा है, तो C का नेबर ना बनाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, इसको D नेवर सिट्स नेक्स्ट टू G। ठीक है, तो D को हम यहां से थोड़ा सा हटा लेते हैं, ठीक है, और C को यहां से हटा लेते हैं, इसको H को यहां से हटा लेते हैं। अब D को अगर हम यहां बैठा दें तो C को कहाँ बैठा, थर्ड बैठना है C, तो C यहां हो गया थर्ड लेफ्ट राइट, 1 2 3। ठीक है, अब उसने कहा कि F जो है H के सेकेंड लेफ्ट बैठता है, तो पहले C और D को बैठा दिया, फिर F बैठा H के सेकेंड लेफ्ट में। ठीक है, तो H अगर H यहां बैठा है तो इस तरफ से उसका लेफ्ट साइड किधर जाएगा, 1 2, तो यहां भी नहीं बैठ सकता। ठीक है, तो H को हमें यहां बिठाना होगा, इसका सेकेंड लेफ्ट, कि सेंटर की तरफ है तो लेफ्ट इस तरफ आएगा और उससे लेफ्ट इस तरफ आएगा। ठीक है, तो सेकेंड लेफ्ट आएगा, ये यहां बैठेगा F। ठीक है, अब कहता है कि C नेवर सिट्स नेक्स्ट टू A वाइल D नेवर सिट्स नेक्स्ट टू G। ठीक है, तो यानी यहां पर G कर दो, यहां पर E कर दो। ठीक है, अब बचे A और B। ठीक है, तो A और B जो है
ए किसके बगल में नहीं बैठेगा, सी के बगल में नहीं बैठेगा, और डी जी के बगल में नहीं बैठेगा। एच इज नॉट नेबर ऑफ, अच्छा एच को नेबर नहीं बनाना था ना, सॉरी, तो एच को यहां रखा तो इसका लेफ्ट हो गया यहाँ पे एफ, ठीक है। तो एच ना तो सी का बना नेबर ना ही डी का बना नेबर, ठीक है। अब सी जो है ए के बगल में नहीं बैठता तो ए यहाँ आ गया और बी यहाँ आ गया। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कुछ बन गया। अब ये पूछता है कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ डी विद रिस्पेक्ट टू जी। तो वो कहता है कि जी के रिस्पेक्ट में डी की क्या पोजीशन है, तो सेकंड टू द लेफ्ट, सॉरी राइट, सेकंड टू द राइट। तो सी वाला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए अगला बढ़ते हैं कि भैया कौन सा डायग्राम एक करेक्ट डायग्राम बनेगा, ठीक है। तो इस डायग्राम को मैं आपको बना के दिखा देता हूं कि कौन कौन से डायग्राम्स थे, तो आप लोग मुझे बताइएगा कौन सा डायग्राम सही होगा। तो ए वाला डायग्राम था हमारे पास, ये बड़ा सर्कल फिर इसके अंदर दो छोटे सर्कल। दूसरा डायग्राम था हमारे पास एक बड़ा सर्कल, उसके अंदर एक छोटा सर्कल, फिर एक बाहर सर्कल। फिर तीसरा डायग्राम था तीनों सर्कल थोड़ा थोड़ा एक दूसरे को काटते हुए। फिर चौथा डायग्राम था हमारे पास एक बड़ा सर्कल, उसमें छोटा सर्कल, और फिर ये इस तरीके का सर्कल, ठीक। देखिए बताइए मेरे को ये क्या होगा। कहता है फीमेल डॉक्टर्स और पेशेंट का क्या रिलेशन हो सकता है, फीमेल डॉक्टर और पेशेंट का क्या रिलेशन हो सकता है। तो देखिए फीमेल डॉक्टर और पेशेंट, तो कुछ फीमेल्स डॉक्टर भी हो सकती हैं और पेशेंट भी हो सकते हैं, कुछ डॉक्टर्स फीमेल होती हैं और पेशेंट भी हो जाते हैं कभी कभी, कुछ पेशेंट्स फीमेल भी होते हैं और वो डॉक्टर भी बन सकती हैं। तो हमारा थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हमारा एक मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। तो मैट्रिक्स का क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। तो यहाँ पे हमें दो मैट्रिक्स दिए गए हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ कहता है, यहाँ लिखा है 0 1 2 3 4, यहाँ भी लिखा है 0 1 2 3 4, ठीक। फिर यहाँ है FOMSR SR FOM, फिर यहाँ है OMSRF RFM, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है 5 6 7 8 9, 5 6 7 8 9। यहाँ लिखा है ATDIP ATD, ठीक है, TDIPA, ये हो गया PATDI, फिर DIPAT, ठीक। इस तरीके से कहता है कि ये मैट्रिक्स है, आपको बताना है कि पोस्ट का ये चार ऑप्शन है।
59130398, फिर दूसरा 59011099, तीसरा 85442288, चौथा 85132258। ठीक है, इन चारों में से कौन सा कोड बनेगा? तो देखिए सबसे पहले हमें ना पोस्ट के लिए POST, इन सब के जितने भी पॉसिबल कोड्स है ना इस मैट्रिक्स से निकाल लेने। तो इन सभी के लिए जितने भी पॉसिबल कोड्स है, तो देखिए पहले P किधर मिलेगा? P मिलेगा हमें इधर। तो P के लिए देखिए सबसे पहले पॉसिबल कोड है 59, दूसरा P के लिए कोड है 66, तीसरा P के लिए कोड है 78, चौथा P के लिए कोड है 85, पांचवा P के लिए कोड है 97। O के लिए देखिए, तो O के लिए अब इधर कोड मिलेगा, तो O के लिए सबसे पहला कोड है 01, O के लिए दूसरा कोड है हमारे पास 13, O के लिए हमारे पास तीसरा कोड है 20, O के लिए हमारे पास चौथा कोड है 32, O के लिए हमारे पास पांचवा कोड है 44। फिर S के लिए भी हमें इधर ही देखना पड़ेगा। S के लिए हमारे पास पहला कोड है 03, दूसरा कोड है हमारे पास 10, तीसरा कोड है हमारे पास 22, चौथा कोड है हमारे पास 34, पांचवा कोड है हमारे पास 41। ठीक है, T के लिए देखिए, T के लिए हमें कोड इधर से मिलेंगे। T के लिए कोड हमें मिलेंगे पहले 56, फिर दूसरा कोड मिला हमें 68, तीसरा कोड मिला हमें 78, चौथा कोड मिला हमें 87, पांचवा कोड मिला हमें 99। तो देखिए हमारे पास अब इसको ऑप्शन से देखेंगे तो P के लिए 59 कोड है, O के लिए 13 कोड है, S के लिए 03 है, T के लिए 98 नहीं है, तो पहला वाला हो गया हमारा गलत। दूसरा देखिए P के लिए 59 है, O के लिए 01, S के लिए 10 है, T के लिए 99 है, यानी दूसरा वाला ही हमारा सही आंसर हो गया। ठीक है, तो जिसको भी लिखना हो तो इन तरीके के क्वेश्चंस को जरूर प्रैक्टिस करें, पूछता ही पूछता है। तो कहता है कि which letter will be the 7 to the left of 17th from the left in the English alphabet। ठीक है, तो इंग्लिश अल्फाबेट में आपने लिखा 17th, तो लेफ्ट से 17th देखना है आपको। लेफ्ट से तो 17th देखेंगे तो ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। तो देखिए लेफ्ट किससे आपको 17th काउंट करना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 17वें पे आया जे। अब जे के लेफ्ट, 7th टू द लेफ्ट। ठीक है, अब इसके भी सातवें लेफ्ट, 1 2 3 4 5 6 7, यानी सी। ठीक है, अब सी तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो कैसे करेंगे? ठीक है, तो देखिए अब उसने कहा फ्रॉम द लेफ्ट एंड, यहां पे ये END वाला एंड है। ठीक है, 17th फ्रॉम द लेफ्ट एंड, तो लेफ्ट एंड से 17वें नंबर पर बैठता है जे, और जे के 7th। ठीक है, तो जे के 7th यानी 17वें में 7 और जोड़ा, तो 17 में 7 जोड़, तो 17 में 7 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा?
24, ठीक है, और 24 किसकी वैल्यू होती है? x की। तो यानी हमारा सही आंसर क्या है? x है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए जब भी सेम होता है ना, लेफ्ट लेफ्ट होता है तो उनको ऐड कर देते हैं, ठीक है, अगर लेफ्ट राइट होता तो माइनस कर देते। अब ये कहता है कि एक महिला की ओर इशारा करते हुए, सॉरी, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है द सिस्टर ऑफ हिज सन इज माई मदर इन लॉ, ठीक है, कि ये कोई व्यक्ति है, इस व्यक्ति की बहन, यानी मान लीजिए हम ए एक्स नाम की एक महिला को मानते हैं, इस व्यक्ति की, हिज सिस्टर ऑफ हिज सन, ठीक है, इस व्यक्ति के बेटे की बहन, यानी इसकी बेटी, इज माय मदर इन लॉ, ठीक है, यानी इसकी सासू मां है, ठीक है, मदर इन लॉ का मतलब होता है सासू मां, तो ये सासू मां है, तो सासू मां के पापा क्या होंगे? ठीक है, ग्रैंड फादर। सासू मां के पापा क्या होंगे? ग्रैंड फादर। अब कहता है कि ए बी का भाई है, तो ए भाई है बी का, सी ए की मां है, तो सी मां है ए की, अब डी इज सीज फादर, इसको देखिए थोड़ा को वो बनेगा, नीचे कर लेते हैं। ए भाई है बी का, जिसकी मां है सी, जिसका बाप है डी, ठीक है। अब कहता है ई इज बी सन, ठीक है, तो बी का बेटा ई है। हाउ इज डी रिलेटेड टू ए? देखिए अब डी बाप है सी का, जो मां है ए की, यानी ये ए डी रिलेटेड कैसे होगा? तो अगर ए के उससे देखेंगे तो ग्रैंडफादर, डी से रिलेट करके देखेंगे तो ग्रैंड फादर। डी से पूछा ना कि डी ए से क्या है, डी ए का क्या लगता है, ठीक है, तो डी ए का क्या लगता है? ग्रैंड फादर लगता है, ठीक है। अब कहता है कि अगर 10 अगस्त 2020 को मंडे है तो 5 जनवरी 1997 को क्या होगा? ठीक है, तो 10 अगस्त 2020, ठीक है, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जब ईयर चेंज होता है, नॉर्मल ईयर से नॉर्मल ईयर चेंज होता है तो प्लस 1 डे होता है, और लीप ईयर से नॉर्मल ईयर बनता है तो +2 होता है। तो देखिए इस दिन मंडे है, हमने ये मान लिया, ठीक है, तो इससे पहले क्या कहते हैं, 9 दिन बचे हैं, ठीक है, तो 9 को डिवाइड किया 7 से तो आया 2, अब इसमें ये 2, ठीक है, ये ले लिया, इसको अभी कुछ मत कीजिए, अभी इसमें इस 2 को कुछ मत कीजिए, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक। अब देखिए अगस्त तक चले गए हैं, अगस्त तक में इससे पहले भी कितने महीने आए होंगे? जुलाई, जुलाई में 3 और डेज, इसमें 2 में ये +3 कर दीजिए, फिर 2 + 3, जून आया होगा उसमें 2 और डेज, मई आया होगा उसमें 3 और डेज, ठीक, फिर उसके बाद क्या कहते हैं, मई के बाद आया क्या कहते हैं अप्रैल, उसमें 2, मार्च में 3, फरवरी में, क्योंकि ये 2020 है तो लीप ईयर था तो फरवरी में 2 और डेज होंगे, सॉरी एक और डे होगा, और जनवरी में 3, ठीक है, प्लस अब 2019 में हम एक करेंगे क्योंकि 2019 एक नॉर्मल ईयर था, 18 भी एक नॉर्मल ईयर था, 17 भी एक नॉर्मल ईयर था, लीप ईयर था 2016, फिर एक 15, 14, 13, 12, 2 क्योंकि वो एक लीप ईयर था, 11,
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ठीक है। 0, 99, 98, ठीक। 98 के बाद प्लस 97 के लिए 1, ठीक है। तो इन सबको जोड़ेंगे तो 3, 2, 5, 2, 7, ठीक है। 7, 3, 10, 12, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46 और 47। तो 47 को 7 से डिवाइड कर देंगे तो ये आएगा आपका क्या, रिमेनिंग देखेंगे, रिमेनिंग आएगा 5। इस 5 को मंडे में से माइनस करेंगे तो माइनस का आएगा 4, यानी थर्सडे। 4 दिन माइनस करेंगे तो पहले आएगा संडे, संडे से फिर सैटरडे, फिर फ्राइडे और थर्सडे, ठीक है। थर्सडे में फिर 5 वो करेंगे तो आएगा मंडे, यानी उस दिन भी मंडे होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का हमारी, ऑलरेडी हम लोग काफी लंबी क्लास खींच चुके हैं, ठीक है। ये कहता है कि एक पर्सन 1 किलोमीटर चलता है ईस्ट की तरफ, तो ईस्ट की तरफ चला 1 किलोमीटर। फिर कहता है वो साउथ की तरफ मुड़ जाता है, तो साउथ की तरफ मोड़ दिया और 5 किलोमीटर चलता है, तो 5 किलोमीटर चला। फिर टुवार्ड्स ईस्ट मुड़ जाता है, फिर ईस्ट मुड़ गया और 2 किलोमीटर चला। और फाइनली ही टर्न्स नॉर्थ एंड वॉक्स 9 किलोमीटर। उसके बाद यहां से चला 9 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ, ठीक है। अब कहता है कि ये बताओ कि स्टार्टिंग पॉइंट से ये कितनी दूरी पर है। तो देखो इसको 2 किलोमीटर को और मेकअप कर लो, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 3 किलोमीटर। अब यहां से पूछ रहा है यहाँ, तो ये 3, ठीक है, और ये 5 इसमें से माइनस कर दो तो ये आ गया 4, 3, 4। तो यहाँ पे कितना आएगा, ठीक है। आप लोग बहुत समझदार हैं, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर यानी 25, और 25 किसका होता है, 5 की वैल्यू होती है, तो यहाँ पे आएगा 5 किलोमीटर। अब अगर आप इसको देखोगे तो ईस्ट से ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो यानी नॉर्थ ईस्ट में, तो नॉर्थ ईस्ट में 5 किलोमीटर दूर है, ठीक है। तो आज की क्लास को अब हम यही समाप्त करते हैं। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, बाय बाय।